Welcome to Ayurvedic Pathshala. If you like the videos, hit like and subscribe and keep watching. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्तन क्षय और स्तन्यनाश। कुछ टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पाई ड्यू टू सम इश्यूज, बट अब मैं फिर से रेगुलरली आपको आपसे सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। स्तन क्षय दैट इज लॉस ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड स्तन्यनाश दैट इज लॉस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, बिकॉज अगर स्तन का क्षय रहेगा तो डेफिनेटली स्तन्य का क्षय भी रहेगा। तो और स्तन की वृद्धि रहेगी तो स्तन्य की वृद्धि भी रहती है। तो ये एक इंटर टर्म्स चलती हैं, तो इनको हम साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। तो जब हमने ये धातु क्षय वृद्धि के लक्षण पढ़ते हैं, वहां पर हमने स्तन क्षय और वृद्धि के बारे में भी पढ़ा है अपनी संहिताओं में। तो वहां पर स्तन क्षय दैट इज स्पेसिफिकली स्तन के लिए जो आया है कि अगर स्तन क्षय होता है तो क्या मिलता है। इसमें दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आई हैं। वन इज स्तन्योर मलानता, दैट इज जो स्तन है वो मलिन हो जाते हैं, दैट इज वीक टिश्यू होता है स्तन का, और उनका साइज भी कम रहता है, उनमें ग्रोथ नहीं रहती। और स्तन्य असंभवो अल्बताच, स्तन्य असंभवो अल्पताच, स्तन्य इज ब्रेस्ट मिल्क, और जो ब्रेस्ट मिल्क है या तो वो असंभव, या तो वो नहीं बनेगा, या फिर कैसा बनेगा, कम मात्रा में बनेगा। राइट, तो ये रेफरेंस है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 15th चैप्टर का 12th वर्स, जिसमें स्तन क्षय के लक्षण दिए हैं। तो जैसा हमने शुरू में भी फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क पढ़ी है या फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट पढ़ी है, उसमें भी हमने यही देखा है कि जब ग्लैंडुलर टिश्यू इंक्रीज करता है देन इट लीड्स टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट, एंड ग्लैंडुलर टिश्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है हाउ मच मिल्क विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना। जैसे जैसे मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाती है या मिल्क की डिमांड बढ़ती जाती है, बच्चा ज्यादा सक करना शुरू करता है, वैसे वैसे ग्लैंडुलर टिश्यू भी इंक्रीज करना शुरू करता है। और अगर ग्लैंडुलर टिश्यू इंक्रीज नहीं करता है तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी कंपैरेटिवली कम बनता है। तो इसलिए स्तन क्षय को भी हमें डिस्कस करना जरूरी है अगर हम लैक्टेशन फेलियर को डिस्कस करते हैं। देन इज स्तन्यनाश। अब स्तन्यनाश के क्या कारण हो सकते हैं। देयर कैन बी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, देयर कैन बी फिजिकल फैक्टर्स, राइट, देयर कैन बी अदर एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में देखें तो सभी आचार्यों ने, बहुत इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है कि सभी आचार्यों ने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी स्ट्रेस दिया है। उनको पता था कि अगर मदर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहेगी, मेंटल प्रेशर रहेगा मदर पे किसी भी तरह का, या मेंटल ट्रॉमा से जाएगी, तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनेगा, जो कि आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से कहा है कि अगर क्रोध, शोक, अब ये दोनों कंडीशंस हैं कि माँ या तो मेंटल ट्रॉमा में है या वो क्रोध ज्यादा करती है, तो उसे ब्रेस्ट मिल्क कम बनता है या नहीं बनता। अवात्सल्य, दैट इज मदर एंड चाइल्ड बॉन्ड, दैट शुड बी देयर। अगर मदर और चाइल्ड में बॉन्ड नहीं है तो उससे भी मिल्क फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि साइकोलॉजिकली जो हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं दैट आर कनेक्टेड विद द मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स वगैरह जो हमने पढ़े हैं, वो साइकोलॉजिकली कनेक्टेड रहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। तो अगर अवात्सल्य रहेगा तो ये जो साइकिल है वो भी नहीं होगा। तो इनकी वजह से स्तन्यनाश होता है। ये किसने कहा है, सुश्रुत ने। अगर हम अष्टांग का भी रेफरेंस देखें, अष्टांग हृदय, तो उन्होंने भी यही कहा है, शुक क्रोध, शुक दैट इज शोक, क्रोध, लंघन दैट इज डाइट, है ना। ज्यादा लंघन कर रही है मदर, ज्यादा डाइट पे चली गई है, नहीं मोटी हो रही हूँ या समथिंग ऐसा, वेट गेन रहता है, तो मदर से है जो प्रॉपर डाइट नहीं लेती समटाइम्स और लंघन करती हैं, राइट, डाइटिंग करती हैं, दैट ऑल्सो लीड्स टू लेस मिल्क फॉर्मेशन। आयास या ज्यादा थकान होना, ज्यादा ओवर एक्सर्शन होना मदर का, वो भी कॉज करता है स्तन्यनाश। सेम अष्टांग संग्रह ने भी कहा है, क्रोध, शोक, राइट, काम आदि भी स्तन्यनाशा। और रुक्ष अनपान नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। और कर्षण, कर्षण से भी अगर कृष्णता की तरफ जा रहा है तो भी मिल्क फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होती है। अब ये स्तन्यनाश भी है और स्तन नाश भी हो रहा है।
अब इन सबको इम्प्रूव करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे से ड्रग्स वर्णित हैं और उनका अफेक्ट बहुत अच्छा है आपके पेशेंट्स में अगर आप पेशेंट्स को देते हैं। देयर इज नथिंग लाइक दैट कि इट इज ऑल थियोरेटिकल, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल। और इन सबको हम अपनी डेली प्रैक्टिस में, अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो स्तन्य जनन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्तन्य अगर नाश है, स्तन्य बन ही नहीं रहा है, तो फर्स्ट हमारा जो मोटिव रहेगा वो रहेगा कि मदर को मिल्क फॉर्मेशन हो। और सेकंड रहेगा अगर मिल्क कम बन रहा है तो उसको बढ़ाया कैसे जाए बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए सबसे पहले निदान परिवर्जन। अगर मदर को किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा है, मदर डाइट प्रॉपरली नहीं ले रही है, या फिर मदर ओवर एक्सर्शन कर रही है, उन सारी चीजों की हमें हिस्ट्री लेनी है और वो अवॉइड करने को कहना है। एंड सेकेंड इज स्तन्य जनन गण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने चरक संहिता में भी देखा होगा स्तन्य जनन गण कौन सा है। वीरण शाली षष्टि, इक्षु वालिका, दर्भ कुशकाश कुंद्रा इटकट, ये तृणमूल जो है ना, 5 तृणमूल जो होते हैं, 5 द्रव्य, दर्भ कुश काश कुंद्रा इटकट, 5 ये हो गए और 5 है वीरण शाली षष्टि इक्षु और वालिका। ये 10 द्रव्य जो है ये स्तन्य जनन है, राइट। ये ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है एक तो। दूसरा काकोली, शीर काकोली, जीवक, ऋषभक, मोदक पर्णी, माशपर्णी, मेदा, महामेदा, जो जीवनीय गण है हमारा, वो भी हम दे सकते हैं इसमें। तो ये स्तन्य जनन है। और या फिर आप जो स्तन्य जनन द्रव्य बताए गए हैं सुश्रुत में, उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। स्तन्य शोधन कर सकते हैं कि स्तन्य में किसी तरह की अगर दुष्टि है जिसकी वजह से मिल्क फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो स्तन्य शोधन गण में जो बताई गई औषध हैं, जैसे पाठा, मोहौषध, दारू, मूर्वा, मुस्तक, वत्सक, है ना, इन सबको, त्रिफला, किरात तिक्त, इन सब द्रव्यों को भी यूज कर सकते हैं फॉर द मिल्क प्यूरिफिकेशन और उन मिल्क को इंक्रीज करने के लिए। अब जैसा कि सभी आचार्यों ने स्तन्य वर्धन और स्तन्य जनन द्रव्यों के बारे में बताया है, लेकिन आचार्यों ने उसके साथ साथ, मतलब औषधों के साथ साथ आहार पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। तो काश्यप ने जब स्तन्य वर्धन के लिए कहा है तो उन्होंने आहार पे फोकस करने को कहा है बेसिकली। तो उन्होंने कहा है कि गर्भिणी का जो आहार है, जो माता है, उसका आहार कैसा होना चाहिए, मधुर, मधुर रस प्रधान आहार होना चाहिए, द्रव पदार्थ होना चाहिए नॉर्मली भी हम, और लवण रस होना चाहिए उसमें, सिधु रहित मद्य, मद्य जो है वो सिधु के बिना जो मद्य है उसका सेवन कर सकती हैं। सिद्धार्थक से भिन्न शाक, जो शाक है वो सिद्धार्थक के अलावा जो शाक है उसको खा सकते हैं। वराह महिष से अतिरिक्त मांस रस का सेवन कर सकती हैं, और रसोन और प्याज का सेवन कर सकती हैं, और सुख शयन करना चाहिए। ये जो पॉइंट्स बताए हैं ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीजी एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का ध्यान रखना है एक तो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी मद्य नहीं सेवन करनी चाहिए। तो सिधु रहित मद्य, दैट इज सिधु नहीं सेवन करनी है। शाक कौन सा सेवन नहीं करना है, सिद्धार्थक। और मांस रस कौन सा सेवन नहीं करना है, दैट इज वरा और महिष का मांस रस सेवन नहीं करना है। रसोन और प्याज दोनों खाने के लिए कहा है, राइट। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ओपीडी में कहते हैं मदर को कि उसका जो आहार है वो द्रव प्रधान होना चाहिए। वाटर इनटेक बढ़ाने को बोलते हैं मदर को कि पानी खूब पिए, हाइड्रेट रहें, क्योंकि बेबी बार बार फीड लेता है तो मदर्स को डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं योग। कश्यप ने कुछ योग बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारे पंचशीरी वृक्ष हैं, वट आदि वृक्षों की, पंचशीरी वृक्षों की त्वचा का क्वाथ एवं यवक्षार, इनको मिलाकर शीरपाक करना है। शीरपाक विधि से शीरपाक करें और उसमें सवर्चल और विड लवण को मिलाकर, गुड़ और घृत को मिलाकर, ये चीजें मिलाकर उसे शाली चावल के साथ सेवन करना चाहिए, राइट। और सेकंड उन्होंने कहा है स्तन्य जनन गण जो बताए गए हैं उनका भी शीरपाक कर सकते हैं या क्वाथ बना के मदर को दे सकते हैं। तो ये श्रेष्ठ दुग्धवर्धक बताया गया है। स्तन्य जनन गण जो है अगर उसका हम शीरपाक देते हैं या क्वाथ बनाकर देते हैं तो वो श्रेष्ठ दुग्धवर्धक है। बाकी इस स्लाइड में आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीजी एंट्रेंस के ये 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, रसोन प्याज इंडिकेटेड है, ठीक है, और सिधु रहित मद्य, सिद्धार्थक नहीं खाना चाहिए, वराह और महिष का मांस नहीं खाना चाहिए।
देन अगर योग रत्नाकर की बात करें तो इन्होंने शतावरी को गौदुग्ध के साथ सेवन करने को कहा है। तो शतावरी के ग्रैन्यूल्स भी बनाए जाते हैं, जिसको हम आजकल शतावरेक्स नाम से आते हैं ग्रैन्यूल्स इसके, शतावरेक्स। और ये बहुत अच्छे ग्लैक्टोगॉग हैं, राइट। तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छे हैं। शतावरी को गौदुग्ध के साथ दिया जाता है। उष्ण दुग्ध को पिपली चूर्ण के साथ मिक्स करके दिया जा सकता है। और वन कारपास एवं इक्षुमूल को कांजी में पीस कर दिया जाता है। विदारी कंद को सूरा के साथ दिया जा सकता है। और विदारी कंद को ही आप गोदुग्ध में पीस कर भी दे सकते हैं, उसमें शर्करा मिक्स करके आप दे सकते हैं। तो ये जो होते हैं, ये विदारी कंद को नॉर्मली भी माल न्यूट्रिशन में भी यूज किया जाता है। तो ये दुग्धवर्धक भी है। अगर इसे हम गोदुग्ध के साथ पीस कर उसमें शक्कर मिला कर दें तो ये दुग्धवर्धक भी है। और प्रैक्टिकली हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं शतावरी को गोदुग्ध के साथ, उष्ण दुग्ध को पिपली चूर्ण के साथ, और विदारी कंद को भी गोदुग्ध के साथ। ये बहुत ज्यादा हम ओपीडी लेवल पर यूज करते हैं। अब योग रत्नाकर ने एक बहुत अच्छा योग बताया है, दैट इज वज्र कांची, जिसको हम अपने पेशेंट्स को खुद बनाकर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वज्र कांजी जो है श्रेष्ठ दुग्ध वर्धक बताया गया है, और मक्कल शूल नाशक भी है। मक्कल शूल नाशक भी है, क्षीर वर्धक भी है, वात नाशक है, कफ घन है, कफघ्न, वृश्य है, आम वाथर और दीपन है। तो ये सारी चीजें एक लैक्टेटिंग मदर के लिए बहुत फायदेमंद रहती हैं। देखा जाए तो लैक्टेटिंग मदर के लिए कंप्लीट पैकेज है अगर हम वज्र कांजिक देते हैं। ठीक है, तो वज्र कांजिक का जो रेफरेंस आया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आया है योग रत्नाकर में। ठीक है, योग रत्नाकर ने वज्र कांजिक को दिया है, और बेसिकली दो चीजों में दिया है, वन इज क्षीर वर्धन के लिए और दूसरा मक्कलशूल नाशन के लिए। ये पीजी के क्वेश्चन हैं आगे। और वज्र कांजिक के कंटेंट्स क्या हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये दीपन है, राइट, वज्र कांजिक क्या है, दीपन है। तो इसमें पंचकोल डला है जो कि दीपन का काम करते हैं। ठीक है, पंचकोल है, ये वातनाशक भी होता है, दीपन होता है, आम वातर है। इसमें जीरक द्वय, श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक, हरिद्रा द्वय, दारू हरिद्रा हरिद्रा, यवानी का, और दो लवण है, विड और सवर्च लवण। तो इनका जो कंटेंट है दैट इज वज्र कांजिक, और इसका प्रयोग स्तन्य शोधन के लिए, स्तन्य वर्धन के लिए किया जाता है। तो ये सब था आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट अबाउट स्तन्य शोधन, स्तन्य वर्धन एंड स्तन्य जनन, और उसमें हम क्या ड्रग्स यूज करते हैं। अब इसका अगर हम मॉडर्न एस्पेक्ट देखें तो उसमें हम बोलते हैं इट इज लैक्टेशन फेलियर। अब लैक्टेशन फेलियर बिल्कुल एब्सेंस ऑफ मिल्क फॉर्मेशन भी हो सकती है, या लेस फॉर्मेशन ऑफ मिल्क भी हो सकती है। तो उसके लिए दो टर्म्स यूज की जाती हैं, वन इज एग्लैक्टिया and other is hypoglycemia. Aglycemia means total complete absence of milk, breast milk, या इसको बोलते हैं aglectoria, right? And hypo means less. अगर less formation of breast milk होती है, जो कि मदर की जो breast milk formation है वो बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड को या उसकी हंगर को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, then it means मदर को जो है वो कम मिल्क बन रहा है, then it is hypoglycemia, hypoglyctoria. अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो फॉर्मेशन है मिल्क की, वो कब रिड्यूस हो सकती है, ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, या तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, और देयर इज फेलियर ऑफ मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स इन रिस्पॉन्स टू सकलिंग, या फिर ब्रेस्ट मिल्क तो बन रहा है लेकिन जो मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स है वो ठीक नहीं है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में, तो आज मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। सो बेसिकली कॉजेज क्या रहते हैं बिहाइंड लैक्टेशन फेलियर या एग्लैक्टिया। वन इज इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो जिससे फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क ही नहीं होगी, क्योंकि प्रोलैक्टिन होना बहुत जरूरी है। सेकंड इज लिम्फोसिटिक हाइपोफाइसिटिस, राइट, शिहान सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट। टोबैको स्मोक इनहेलेशन, ब्रेस्ट हाइपोप्लेजिया है, राइट, ब्रेस्ट का टिश्यू कम है। ड्रग्स हैं कुछ लाइक ब्रोमोक्रिप्टन एंड डी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन को रिड्यूस करते हैं। एम्फिटामाइंस भी रिड्यूस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो ये कुछ फैक्टर्स रहते हैं। बाकी हम इन कॉजेज को अलग वे से भी डिस्कस करते हैं, लाइक मैटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, फीटल फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो कॉजेज कैन बी रिलेटेड टू मदर और रिलेटेड टू बेबी। इफ यू टॉक अबाउट रिलेटेड टू बेबी, तो बायोलॉजिकली कॉजेज क्या हो सकते हैं बच्चे से रिलेटेड।
ईदर बेबी इज वेरी इल, जिसकी वजह से उसने सकिंग नहीं की है और मदर को सकिंग रिफ्लेक्स नहीं दिया, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होके बंद होगी, या फिर बेबी जो है वो ड्राउजी है, एस्फिक्सिया में है बेबी जिससे उसे ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं डाला है, या फिर प्री टर्म बर्थ है। जो प्री टर्म बेबीज हैं वो भी प्रॉपरली सक नहीं कर पाते, तो कई बार ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन नहीं होती है, या मदर में भी प्रॉपरली ब्रेस्ट मिल्क का रिफ्लेक्स नहीं आता है, ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन का ना ब्रेस्ट मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी नहीं आता है बिकॉज ऑफ sick situation of the baby. And sometimes in mother there can be psychological or social factors, or there can be biological factors. Common biological factors जो हमें मिलते हैं in mothers, one is cracked and sore nipple. This is very commonly seen and it is a very uncomfortable situation for a mother to feed her baby. तो कई बार जो निपल्स हैं वो उनमें क्रैकिंग होती है या वो सोर हो जाते हैं निपल, जो कि पेनफुल होता है मदर के लिए, मदर फीड नहीं करवा पाती है. समटाइम्स देयर इज इन्वर्टेड निपल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली निपल्स आर इवर्टेड, बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड स्वेलिंग रहती है निपल जो है, लेकिन कई बार ये निपल्स इवर्टेड होते हैं, प्रोट्रूडेड नहीं रहते. तो प्रोट्रूजन नहीं होने की वजह से बेबी उसको प्रॉपरली माउथ में नहीं ले पाता और सकिंग नहीं कर पाता है. तो इन्वर्टेड निपल्स मिलते हैं कई बार, उसके लिए हम प्रॉपर टेक्निक बताते हैं मदर को कि एक सिरिंज लेके आप निपल को सिरिंज से उसको एस्पिरेट करते हैं, जिससे कि निपल थोड़ा सा रिट्रैक्ट होता है, बाहर को इवर्ट होता है, और जब वो इवर्ट होता है तब बेबी को निपल के पास लेके आते हैं ताकि वो सक करे, उसके माउथ में इजिली निकल जाए. और धीरे धीरे जब बेबी सकिंग करना शुरू करता है तो निपल अपने आप इवर्टेड हो जाते हैं. तो इन्वर्टेड निपल मिलता है. मेस्टाइटिस इन्फेक्शन हो सकता है ब्रेस्ट में, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एब्सेस हो सकता है. रिटेन्ड प्लेसेंटा कैन बी द कॉज. अगर रिटेन्ड प्लेसेंटा रह जाएगा तो ऑब्वियसली हार्मोनल जो पूरा साइकिल है वही एक्ट नहीं करेगा, राइट. या फिर कोई सर्जरी हो रखी है जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा है. या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रह सकते हैं. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए जैसे स्ट्रेस, जो कि आयुर्वेद में भी डिस्कस किए हैं, स्ट्रेस है, वरी है, इलनेस, शाइनेस, रिफ्यूजल बाय द बेबी, राइट, थकान है, मदर को वो फीड नहीं कर पा रही है, या फिर कई मदर्स ब्रेस्ट फीड करवाना नहीं चाहती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम अदर इश्यूज. और इन सब रीजंस की वजह से, या फिर प्राइमीज में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि वो पिला नहीं पाएगी मदर, प्रॉपरली नरिश नहीं कर पाएगी, या फिर ट्रॉमा में चली जाती हैं मदर्स आफ्टर बर्थ, गिविंग बर्थ टू द बेबी. तो जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चले जाते हैं उस वजह से भी कई बार जो मदर्स हैं वो ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपरली सेक्रीट नहीं कर पाती, जो कि बच्चे को जरूरी होता है. दीज कैन बी द फैक्टर्स. सो व्हाट आर द सिम्टम्स? कैसे पता चलेगा कि मदर को ब्रेस्ट, एक तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा, दैट इज क्वाइट विजिबल, मदर बोलेगी ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है ना. लेकिन कब पता चलेगा कि कम मिल्क बन रहा है मदर को? वो हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं बच्चे से, ठीक है. ऐसा नहीं कि मदर से पूछते हैं, मदर को क्या पता कम है या ज्यादा है, उसके लिए तो मिल्क बन रहा है ब्रेस्ट में. लेकिन वो हम बच्चे की नीड से देखते हैं कि वेदर शी इज एबल टू फीड हर बेबी प्रॉपरली और नॉट, राइट. तो वो कैसे देखते हैं? either the mother is not able to satisfy the hunger of the baby, ठीक है. बच्चे की हंगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो क्राई किए जा रहा है, दूध पी रहा है, फिर थोड़ी देर बाद दूध पी रहा है, उसकी हंगर सेटिस्फाई नहीं होती, एक प्रॉपर नींद नहीं लेता है बच्चा. फ्रीक्वेंट नर्सिंग, बार बार फीड करवानी पड़ती है. लॉन्ग फीड्स लेता है बेबी, एक एक घंटा फीड लेते रहते हैं समटाइम्स. improper weight gain, which is a very good sign for assessing hypoglycemia, राइट. तो एक ये बहुत अच्छा एक फैक्टर रहता है हमारे पास, दैट इज इम्प्रॉपर वेट गेन. इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, प्रॉपर स्टूल पास नहीं कर रहा है, और देर इज लेस नीड टू चेंज डाइपर्स. समटाइम बच्चे जो हैं वो यूरिन इतना कम पास करते हैं बिकॉज ऑफ लेस फीड कि डाइपर चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ड्राई डाइपर रहते हैं उनके. दीज कैन बी द सिम्टम्स उसके, स्टूल, यूरिन, हंगर, थर्स्ट, वेट गेन. इनसे हम देख सकते हैं कि बच्चे को फीड प्रॉपर जा रही है या नहीं जा रही है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड? ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड इज, हमें क्या देने होते हैं? गैलेक्टोगॉग्स, राइट. गैलेक्टोगॉग्स दो जिससे कि मिल्क फॉर्मेशन बढ़े, जिसमें हम देते हैं डोमपेरिडोन, विच इज वेरी good drug in the dose of 10 to 20 mg per day TID, or we can also give metoclopramide 30 to 45 mg per day TID for 14 days. अगर मदर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है then we have to go for antipsychotics and merotoxin. So
बाकी आप साइकोलॉजिकली उसको काउंसिल करते हैं मदर को. काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर एजुकेशन about breastfeeding is very important. We have to educate the mother about the importance of breastfeeding. We have to establish a mother and baby bond if the mother is psychologically disturbed. So all these things are very important while uh, conducting a delivery, or while when we come in contact with the mother and the baby. We have to counsel them thoroughly about everything so that they can easily accept the babies after delivery. ANCs में बहुत जरूरत है. जब एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं आप उसी टाइम मदर को काउंसिल करना शुरू कर दो ताकि वो साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में ना जाए इन फ्यूचर. राइट. So this is all for today. I hope you like this video. Soon I will be joining you with a new video. Till then, take care.